एक और बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका को दिया है करारा जवाब। ईरान ने ऑयल सप्लाई का नया रास्ता, नया रूट ढूंढ लिया है। रेल मार्ग से तेल एलपीजी निर्यात कर रहा है ईरान। चीन और पाकिस्तान को तेल एलपीजी निर्यात ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ये देखिए आप, ये है वो अल्टरनेट वैकल्पिक रास्ता जिसके जरिए ईरान अब दूसरे देशों को ऊर्जा की सप्लाई कर रहा है। तो ईरान रेल रूट से तेल एलपीजी क्यों भेज रहा है? ये वैकल्पिक रास्ता क्यों चुना गया है? हॉर्मूज पर जोखिम कम करने की कोशिश, अमेरिकी नाकेबंदी से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है। बिल्कुल। इसके अलावा चीन को एनर्जी की सप्लाई लगातार जारी रखना भी एक मकसद है और पाकिस्तान के साथ लगातार जो ऊर्जा व्यापार है वो बढ़ाना भी एक मकसद है। प्रतिबंधों के बीच ऑप्शन सप्लाई चेन बनाना यानी कि वैकल्पिक रास्ता ढूंढना, समुद्री मार्ग पर सैन्य तनाव का असर भी घटाना एक मकसद है। इसके अलावा निर्यात बंद होने के खतरे को भी कम करना, मध्य एशिया से नया ऊर्जा कॉरिडोर बनाना, यह भी इस वैकल्पिक रास्ते का मकसद है। और पार्टनर देश को तेज डिलीवरी देने की पहल, ऊर्जा निर्यात से होने वाली आय बनाए रखना भी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। अब देखिए बड़ी बात क्या, ईरान समुद्री रास्ते पर निर्भरता घटा रहा है। चीन और पाकिस्तान को रेल से कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है और तनाव की स्थिति में भी निर्यात को जारी रखना चाहता है। रेल को बैकअप एनर्जी कॉरिडोर बनाना भी एक वजह है। संकट के असर को कम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और ब्रजेश कुमार सर, एक बात बताइए, जो ब्लॉकेट किया गया अमेरिका की तरफ से, वो ब्लॉकेट खाड़ी देशों के लिए नहीं बल्कि वो ईरान के लिए किया गया, यानी कि ईरान की तरफ या फिर ईरान से कोई जहाज अगर निकलता है तो उसको रोका जाएगा, उस पर हमला किया जाएगा। लेकिन अगर ईरान की तरफ से ये जो वैकल्पिक एक अल्टरनेट रूट तैयार कर लिया गया और इसमें सफल हो जाता है तो ये कितना बड़ा सेटबैक अमेरिका के लिए और उसने जो पूरी रणनीति बनाई है उसके लिए साबित हो सकता है। करना ये जैसे कहा, ये वैकल्पिक है। ये हो सकता है, ये संभव है, लेकिन हमें इसको रियलिज्म देना पड़ेगा। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस तरह के कॉरिडोर बनाते हैं, रेल के हों, रोड के हों और उसके साथ साथ एक पोर्ट के साथ जुड़ जाए तो उसके जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, पैसे बहुत लगते हैं और बनने में ही वर्षों लग जाएंगे। तो ये संभव तो है, मगर अगर हम लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में देखें तो थोड़ा फारफेच्ड नज़र आता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में ये भी सुनना चाहिए कि देखिए, इंटरनेशनल ऑयल का दाम घट करके $91 पे आ गया है कल का डेट में। तो ये एक एक्सटर्नैलिटी फैक्टर है जो दुनिया समझती है, चीज़ों का अनुमान लगाती है, तो वो समझ रही है कि शायद हम एक रास्ते पर चल रहे हैं जिससे इस समस्या का सुलह होगा। तो ये एक अच्छी बात है और अच्छी सोच है। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं जो अमेरिका की जो भावना है, अगर हॉर्मुज़ बंद होता है अमेरिका कोई फ़र्क पड़ता है? जी नहीं। ब्लॉकेज होता है तो अमेरिका को फ़र्क पड़ता है? जी नहीं। उसके सैन्य ताकत वहाँ पड़ी हुई है, तैनात है, डिप्लॉयड है और उनको न तेल की फिक्र है न किसी और चीज़ की फिक्र है। फिक्र है तो सिर्फ ईरान की। तो यही जो बात भी अभी बता रहे थे मनीष झा कि ईरान के अंदर भी एक वैक्यूम सा लीडरशिप का चल रहा है जी। गलीबाफ को भी, जो कि सबसे पोटेंट लीडर हैं, उनको भी कभी कभी सख्त भाव लेना पड़ता है क्योंकि अंदर में कोई सहमति बनी नहीं है। 3 देश के अंदर जो लोग हैं जो लड़ाई से पीड़ित है, इकोनॉमिक हालत में पूरा पुअर है, लोग को चिंता हो रही है, 3-4 तरह की जो लीडरशिप है तो उसके ऊपर में स्ट्रगल भी होता है। वो भी एक बड़ा कारण है कि ये लड़ाई खिंच रहा है। यहाँ तो अब अमेरिका इकलौता ही है, लेकिन वहाँ पे 3 हिस्से बन रहे हैं। बिल्कुल सर। और एक और बात बताएंगे कि जो इजराइल है उसने भी अपनी गतिविधियां तेज कर रखी है। जो लिटनी रिवर था उसके नॉर्थ में उसके फौज कभी गई नहीं थी। बिल्कुल सर, रणनीति तैयार की जा रही है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। तमाम कोशिशें दोनों तरफ से हो रही हैं, लेकिन जंग की तैयारी भी की जा रही है।